पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब स्कैंडल पकड़ा गया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। शायद अगर मैं ये कहूं कि माशी नुक्ता नज़र से ये मौजूदा रजीम का सबसे बड़ा स्कैंडल है तो ये गलत नहीं होगा। यानी इन्होंने बहुत सारे स्कैंडल्स इनके आए, चीनी का स्कैंडल आया, इनका आटे का स्कैंडल आया, बहुत सारी करप्शन का स्कैंडल आया, फिर जो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ वो आज तक पता नहीं चला, एक भी प्रोजेक्ट ये दिखा नहीं पाए। बेशुमार इनके स्कैंडल्स आए। इन्होंने कहा जी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है पाकिस्तान में, कोई नहीं पहुंची। फिर जो चीज पता चलती है हमें फॉरेन मीडिया से पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है तो या तो हमें यूरोप का, मगरब का मीडिया बताता है या अमेरिका का मीडिया बताता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, पता नहीं चलती। यहां पे सारे मामला खुफिया रखे जाते हैं, जैसा कि अभी ना कोई डिनाई कर रहा है, ना कोई उसकी तस्दीक और ना कोई तरदीद कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि वाकई अमेरिका को गवादर के नजदीक एक बड़ा समंदर के किनारे हिस्सा देने का फैसला हो चुका है, जहां अमेरिका अपना प्रॉपर एक पूरा निजाम बना लेगा। हुआ तो ये उसके नाम के ऊपर है, तिजारत के, कि तिजारती नुक्ता नजर से वो यहां से मादनियात ले जा सकते हैं खुल खुला के, लेकिन जो जहाज जाते हैं वो वापस भी तो आते हैं ना। तो क्या वहां पाकिस्तान का कोई पोर्ट एंड शिपिंग का पूरा सिस्टम बनेगा? नहीं बन सकता। अमेरिकन बैठे हैं वहां, परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर वो बैठे तो। ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चले चंद चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान से एक पहली कोई खेप गई है बड़ी मादनियात की मुबैना तौर पे, लेकिन कंफर्मेशन इसकी भी कोई गवर्नमेंट से नहीं आ रही। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आदादा शुमार को, डाटा को, चीजों को, मालूमात को वो छुपाती है। ट्रंप के किस प्लान के ऊपर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने कहा जी ये ओके है और हम आपके साथ खड़े हैं शुरू से, वो प्लान के बारे में इन्होंने कौम को कुछ नहीं बताया। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त इसराइल की कैद में है, उनके बारे में दावा किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि आपकी कन्वर्सेशन किससे हो रही है, कैसे हो रही है, मामला कहां पहुंचा, कुछ पता नहीं है। यरगमाली कुछ वापस आए जरूर है, लेकिन अभी काफी यरगमाली वहां पे इसराइल में मौजूद है। उन यरगमालियों में एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। अब इसराइल पता नहीं उन पर इंक्वायरी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पता चला कि उनको वहां पे इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा। अब अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी चीज की तस्दीक सामने नहीं आ रही और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मुकम्मल नहीं है। यही इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर साहब ने दावा किया था SIFC बनाने के बाद कि एक साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देंगे, जमीन से आसमान पे ले जाएंगे। लेकिन एक साल के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये हर पाकिस्तानी जानता। जो आदमी भी पाकिस्तान के अंदर रहता है, काम करता है, उसको पता है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी पाकिस्तानियों की, गुर्बत में इजाफा हो गया है, बेरोजगारी में इजाफा हो गया है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बेशुमार पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो टॉप मुल्क बन गया है जिसके शहरी अपना होमलैंड छोड़कर या अपनी जमीन छोड़कर वो दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको ब्रेन गेन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है। देखिए, अगर आपकी स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया में जाके काम करती है और वो पैसा पाकिस्तान भेजती है तो इससे मुल्क को फायदा ही होता है। लेकिन जिस नौयत के और जिस काबिलियत के लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। 25 करोड़ का मुल्क है ना, इसके निजाम को चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो हुनरमंद हैं, तरबियत याफ्ता है। जब ये लोग मुल्क को छोड़कर जाएंगे, और ऐसे लोग भी चाहिए जो सरमायाकारी करें, जब वो लोग भी मुल्क को छोड़कर जाएंगे तो फिर ये ब्रेन ड्रेन है। ये बड़ा बारीक सा फर्क है, समझना पड़ेगा कि जब बहुत ज्यादा काम के लोग आपके मुल्क को चलाने के लिए पूरे हो जाएं तो इजाफी लोग बाहर जाने चाहिए। वो ब्रेन गेन है कि आप ऐसा बनाएंगे, आपके इजाफी लेबर आप बाहर भेज। लेकिन जिस मुल्क में काम के लोग, कीमती लोग मुल्क छोड़ छोड़कर जाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, सरमायादार, हुनरमंद, स्किल्ड वर्कर्स, जब वो जाएंगे तो फिर वो मुल्क जो है वो ब्रेन ड्रेन के जुमरे में आता है ये मामला। बहरहाल इनका एक और झूठ पकड़ा गया और ये झूठ पकड़ा है IMF ने। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसने एक दावा किया था जुलाई में कि 14 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है और हमारा खसारा खत्म हो गया है। ये होता क्या है जरा ये आप समझ लीजिए। और ये मामला होता है पाकिस्तान सिंगल विंडो से निकलता है। ये एक इदारा बनाया गया है ताकि मामला जो है उनमें शफाफियत आए। लेकिन मैंने आपको कुछ अर्सा पहले गाड़ियों का एक स्कैंडल बताया था और आपको कहा था कि पाकिस्तान सिंगल विंडो, इसके अफसरान ये इन्वॉल्व है और उसके बाद एक्शन हुआ भी। लेकिन क्योंकि हमने 2-3 वीडियोस की, वो एक्शन हुआ, गायब हो गया, पता ही नहीं चला किसका क्या बना। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर नजर रख लें आप।
इसको इंक्वायर कर ले। अभी आईएमएफ ने इंक्वायरी की है तो उनके पास कुछ चीजें निकल के सामने आ गई और उन्होंने पाकिस्तान से सवाल जवाब भी कर लिए। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सरप्लस क्या होता है और खसारा क्या होता है। देखिए मैं बिल्कुल सादा कर देता हूं आपके लिए। अगर एक मुल्क से ज्यादा पैसों की चीजें बाहर जाएं और कम पैसों की चीजें उस मुल्क के अंदर आए तो वो मुल्क मुनाफे में जाता है। यानी हमने ज्यादा चीजें बेची हैं और कम पैसों की चीजें खरीदी हैं, लिहाजा मुनाफे में है। हमने 1000 रुपए की चीजें बेची और हमने 500 रुपए की चीजें खरीदी तो हमारे पास ना सिर्फ 500 की चीजें हैं बल्कि 500 रुपया भी हमारे पास है, तो ये हमारा मुनाफा है। लेकिन अगर एक मुल्क ज्यादा चीजें खरीदे और कम पैसों की चीजें बेचे तो वो खसारे में होता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए की चीजें खरीदी अपने मुल्क में और 500 रुपए की चीजें दूसरे मुल्कों को बेची तो आप 500 रुपए खसारा में चले गए। ये है जी करंट अकाउंट का सिंपल समझने का तरीका। अच्छा, अगर दोनों चीजें बराबर है कि 500 की बेची 500 की खरीदी तो आपका एक बैलेंस बन जाता है, गुजारा हो जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, उनके पास मादनी आते हैं, उनके पास तेल निकलता है, वो बेचते हैं और बाकी चीजें खरीदते हैं। तो कई ममालिक, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो ज्यादा चीजें बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जापान है, पूरी दुनिया को गाड़ियां, टेक्नोलॉजी और चीजें वो बेचते हैं। चाइना है, वो पूरी दुनिया को बेशुमार चीजें बेचता है और कम चीजें खरीदता है। तो ये मुल्क, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जाती है। जब दुनिया के बड़े बड़े इदारे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या बाकी, ये किसी मुल्क को कर्जा देते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि उनका करंट अकाउंट की सूरत क्या है। ये ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, इसकी बुनियाद पे वो मुद्दत का तयन करते हैं, अमाउंट का तयन करते हैं और सूद का तयन भी करते हैं कि पैसे वापस आने का इम्कान है भी या नहीं, इनका तो सौदा ही नहीं बिक रहा। ये होता है। तो हुकूमत की जो माशी मैदान में कामयाबी होती है ना, उसका इन्हिसार इसके ऊपर भी होता है कि आपका करंट अकाउंट कैसा चल रहा है। इसी बुनियाद पे आलमी इदारे आपको कर्जे देने की शराइत का फैसला करते हैं, सूद और कर्जे की मुद्दत का फैसला भी करते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में 11 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम दिखाई हैं। पहले आप ये जान लें कि 11 अरब डॉलर कितना होता है। ये इतना पैसा होता है कि 1 अरब डॉलर के लिए आपका वजीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। 1 अरब डॉलर दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। यानी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, यूएई ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। आईएमएफ से आपने 7 अरब डॉलर लेना और मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात आपके हुए, आपने तमाम शराइत मानी और ये 7 अरब डॉलर आपको 3 साल से जायद की मुद्दत में मिलना है। यानी सालाना अगर आप निकालें तो आपका बन जाता है लगभग 2-2.25 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर चले आप लगा लें, तो 2.25 अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेलने। तो 2 साल में 11 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे ये जो आपको आईएमएफ ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं। ये धोखा दिया है, सिर्फ आलमी इदारों को चकमा देने के लिए बाजार ये दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ा गया, तो आईएमएफ ने इसके ऊपर अब मांग ली सफाई कि जनाब निकाल के लाओ सही डाटा, ये आपने क्या किया है। तो इससे पाकिस्तान की मीशत पे फिर मनफी असरात पड़ेंगे। देखिए हर चीज इनकी गलत है। पहले ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, फिर इन्होंने डाटा खराब करना शुरू कर दिया कि जब चीजें ठीक नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हम चीजों को ठीक कहना शुरू कर देते हैं, हम डाटा ही गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इनका डाटा ये कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। डाटा कह रहा है महंगाई कम हो रही है, सिंगल डिजिट में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम आदमी को पूछे तो उसको पता चले महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, मेरी तो कमर टूट गई है, मैं तो गुजारा ही नहीं कर पा रहा, आम आदमी कहेगा। तो ये कैसी महंगाई कम हो रही है, लेकिन वो सिर्फ डाटा में कम हो रही है। सरकारी अदादो शुमार के अंदर 2 नंबरी की जाती है, धोखा है। पाकिस्तानियों को तो ये धोखा दे देते हैं, लेकिन आलमी इदारे इन्हें पकड़ लेते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल है जो अब सामने आ गया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो मास्टर ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनकी जेर निगरानी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये कर रहे हैं, वो टिकते ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वजीर आज़म किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वजीर आज़म दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी, इनका वजीर आज़म आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स 1 के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है
कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, ये जगह खाली है, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बर्तानिया चले गए, बर्तानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। अब ये 2 रोजा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए। ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नजरों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है, जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का। वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे, लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है। सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्जाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है, अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। एएनपी के हवाले से अली बिन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें। और मैं आपको बताऊं, ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है। और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने आईजी को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन एएनपी ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी और एमल वली के खानदान की और एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये नाज़रीन गंडापुर साहब की इस वक्त औकात रह गई है। बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं क्या करूं। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गजा के हक में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट ने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया। और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूं ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों को बताया था कि इनको इजाजत दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने
फलस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ आपने मुजाहरे करने, आपने आवाज उठानी है और मशरूत ये आवाज आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा उसके ऊपर तनकीद आप जरूर करें, हम पे भी कर लें, लेकिन इमरान खान पे जरूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं। तो आपको हम इजाजत दे रहे हैं, तो वो इजाजत के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा एजेंडा है। एक और चीज यह है नाजरीन के रोजाना पाकिस्तान का वजीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वजीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असेंबली में, और पाकिस्तान टेलीविजन उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फलस्तीन के हक में आवाज उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गजा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज है, आपने उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है, आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को एनओसी इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज मत उठाओ, झंडा कोई उठा ले, आवाज उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, आपने क्या किया फलस्तीनियों के लिए या इसराइल का जुल्म रोकने के लिए जो आप बार बार कहते हैं। अब आज नाज़रीन, गजा के हवाले से मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये एक इंटरनेशनल न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये न्यूज स्काई न्यूज के ऊपर छपी है। वो ये बताते हैं कि गजा अमन मुआहदे की आड़ में इसराइल और यासिर अबू शबाब की मकामी मलेशिया का एक और कोई घिनौना किरदार और प्लान सामने आया। हमास का सियासी और अस्करी किरदार खत्म करने के बाद इसराइल गजा की गवर्नेंस यासिर अबू शबाब की मलेशिया के हवाले करने पर काम कर रहा है। यानी आपने देखा कि शाम के अंदर एक ग्रुप आता है अल जुलानी, और वो अचानक से पूरे शाम के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है और इसराइल को कोई एतराज नहीं है, उनके बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं इसराइल से, अमेरिका से, शानदार तरीके से एक इक़्तिदार मुंतकिल हो गया और एक रिजीम चेंज वहां पे हो गया। पाकिस्तान में जो इमरान खान चंद चीजों पे डट के खड़ा था, उसका रिजीम चेंज हो गया। उसके बाद जो हुक्मरान है उन्होंने कहा सर जैसे कहें जो हुक्म, अब आप फलस्तीन के हक में मुजाहरा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो इसी तरह अब गजा में भी इसी किस्म का काम किया जा रहा है। ये स्काई न्यूज की रिपोर्ट है। स्काई न्यूज की एक तहकीक से इंकशाफ हुआ कि इसराइली खुफिया तौर पर गजा की एक मलेशिया की हमायत कर रहे हैं, और इसराइल बतौर रियासत ये कर रहा है, ये अस्करी गिरोह है जिसकी हमायत हो रही है, जिसकी क़यादत यासिर अबू शबाब कर रहे हैं, जो पहले एक लूट मार करने वाला शख्स था और अब खुद को जंग के बाद गजा का हुक्मरान बनने के लिए पेश कर रहा है। यह गिरोह जिसे पॉपुलर फोर्सेस कहा जाता है, पॉपुलर फोर्सेस इसका नाम रखा गया है, इसको अमरीकी इमदाद से चलने वाली तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से खुराक भी मुहैया की जाती है। हालांकि फलाई इदारा ये कहता है कि वो गैर जानिबदार है, लेकिन उनकी तरफ से इनको सारा सहूलतें, खुराक और चीजें मुहैया की जाती हैं। स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में एक इसराइली फौजी और मलेशिया के एक कमांडर ने तस्दीक की कि इसराइल इस गिरोह को नकदी भी देता है, गाड़ियां भी देता है और हथियार स्मगल करने की इजाजत भी देता है। नकदी, गाड़ियां और हथियार स्मगल करने की इजाजत देता है इसराइल इस गिरोह को, और यह सब कुछ कैरम शालूम क्रॉसिंग के जरिए होता है। ये मैप्स आप साथ साथ देख लें, ये गजा का एक बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है जो मिस्र के साथ है। यहां पे समंदर से लेके ऊपर तक एक पूरा एरिया है जो बिल्कुल सिक्योर है। पूरे गजा के अंदर आपको बमबारी नजर आती है, मारकुटाई नजर आती है, बहुत लड़ाई नजर आती है, लेकिन यहां पे जो लोग रहते हैं वो अमन में है, इनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा, यह दावा किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर और सोशल मीडिया वीडियो से जाहिर होता है कि यह मलेशिया जनूबी गजा में अय्याशी की जिंदगी गुजार रही है। इनके इर्द गिर्द शानदार विलाज हैं, दरामदशुदा गाड़ियां और नोटों के ढेर मौजूद हैं, जबकि गजा का ज्यादातर इलाका तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक लीक शुदा रिपोर्ट में पहले ही अबू शबाब के आदमियों को इमदादी काफिलों की लूट मार में मरकजी किरदार के तौर पर नामजद किया गया था और बताया गया था कि इनकी असल आमदनी सिगरेट स्मगलिंग से आती है। इसराइली फौजी ने स्काई न्यूज को बताया कि पॉपुलर फोर्सेस के साथ इसराइल की हमांगी बराह रास्त शिन बैट के जरिए होती है और इसमें यूनिट 585 के मुस्लिम बद्दू सफाई शामिल हैं जो सरहद पर तैनात हैं।
माहिरीन का कहना है कि यह हिकमत अमली इसराइल की पुरानी तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी से मुशाबहत रखती है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, जिसके तहत मकामी सरदारों और मलेशियाओं को इस्तेमाल करके हमास के असर रसूख को कमजोर किया जाता है और गजा में इसराइली असर बरकरार रखा जाता है। यानी गजा के अंदर ऐसा नहीं है कि हर तरफ तबाही है। ये बताते हैं कि गजा का एक इलाका ऐसा है जहां पे एक खास मलेशिया बड़ी पुरअमन और पुरसकून जिंदगी गुजार रही है। उन्हें बाकायदा इजाजत है कि गाड़ियां, नकदी, चीजें, सब कुछ, खाने पीने का सामान, वो सब कुछ वहां पहुंच जाता है और उनका असर रसूख बढ़ाया जा रहा है। और प्लान ये है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि फ्यूचर में हमास को कमजोर करके ये वाली मलेशिया को आगे लाया जाएगा और ये फिर गजा को कंट्रोल करेगी और वहां के हुक्मरान के तौर पे सामने आएंगे, जैसा कि शाम के अंदर एक हुक्मरान सामने आते हैं, अल जुलानी, आपको याद होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।